कक्षा 10 के छात्र सामाजिक विज्ञान में आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया संसाधनों में आपने मृदा संसाधन भी पढ़ा। मृदा संसाधन का संबंध सीधे कृषि से है। मृदा संसाधन के अध्ययन के दौरान आपने देखा होगा कि जो हमारे देश में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, वन मिट्टी आदि का अध्ययन आपने किया और साथ में ये भी अध्ययन किया कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी तरह से पैदा होती है। जिसमें आपने देखा होगा कि लैटराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी गई है। तो आप इस चैप्टर में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम कृषि पर आधारित विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इस पर आधारित कृषि पर आधारित जो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? इस फसल के 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल है। इसके 2 उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, आसाम है। आप उत्तर प्रदेश को भी लिख सकते हैं, तमिलनाडु को भी लिख सकते हैं। जो याद रहेगा आपको, 2 राज्य आपको लिखने हैं। भारत की 2 मुख्य पेय फसलों का नाम बताइए। तो पेय फसल चाय और कॉफ़ी। तो चाय के लिए आसाम, कॉफ़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। भारत में ज्वार और बाजरा के 2 अग्रणी राज्यों के नाम लिखिए। तो ज्वार बाजरा में ज्वार जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादित होता है और बाजरा राजस्थान में। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो रेशेदार फसल का मतलब जिससे रेशा प्राप्त होता है। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों में कपास, जूट, सन प्रमुख हैं। सन को पटसन भी बोलते हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब राज्यों की वाणिज्यिक फसल क्या है? वो क्या है? चावल है। भारत की प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। रोपण फसल का मतलब जिसे रोपित किया जाता है बागानों के रूप में। उसमें है चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना तथा केला। उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ कृषि का नाम बताइए।
उद्योगों और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ कृषि का नाम बताइए। ऐसी कृषि जिस पर उद्योग स्थापित होते हैं, तो वो है रोपण कृषि। भारत की 3 शस्य ऋतुओं के नाम बताइए। तो रबी, खरीफ, जायद। ये ऋतुओं के अनुसार फसल का प्रतिरूप है। कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इसको इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। भारत में झूम कृषि कहा जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, पटसन आदि। खरीफ का फसल जो मानसून के साथ खेती होती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वो खरीफ फसल होती है। भारत में गेहूं की फसल उत्पादित करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो वो क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें किस कारण उगाई जाती हैं? कहने का मतलब अनेक प्रकार की खाद्य नहीं, खाद्य और अखाद्य फसलें किस कारण से उगाई जाती हैं? भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। जायद फसलें क्या होती हैं? उदाहरण सहित समझाइए। भारत में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये अप्रैल मई के महीने में बोया जाता है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में यानी मध्य जून में इसे काट लिया जाता है। इस फसल को जायद फसलें कहते हैं, जिसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि फसलें आती हैं। किन्हीं 4 तिलहन फसलों के नाम बताइए। तिलहन फसल जिससे तेल निकलता हो। सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन ये तिलहन फसलें हैं। भारत में बाजार उत्पादक प्रमुख राज्य बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? तो बाजरा अभी आपने देखा था, राजस्थान। भारत में पैदा की जाने वाली शुष्क प्रदेशों की फसल का नाम बताइए। तो वो होती है रागी। रागी सरसों की भांति बहुत छोटे छोटे दानों वाली होती है। कौन सी फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है?
दालों की फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किस प्रकार की जाती है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों तथा समुदाय के श्रम की सहायता से की जाती है। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को जूम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में ये असम, मेघालय, नागालैंड में जूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि। वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख लक्षण बताइए। अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख लक्षण हैं। रोपण कृषि की विशेषता बताइए। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। रबी की किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए। रबी की फसल का मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वो रबी की फसल होती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना तथा मटर आते हैं। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? गन्ने की फसल पूरा 1 वर्ष की होती है। जूट से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? जूट का प्रयोग बोरियां, चटाइयाँ, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो वो महाराष्ट्र, गुजरात है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। वर्तमान समय में जूट की किस कारण से मांग कम हो गई है? जूट की उच्च लागत और कृषि रेशों मतलब जूट की उच्च लागत यानी जूट पैदा करने में अधिक लागत लगती है और कृत्रिम रेशे तथा नायलॉन की कीमत कम होने के कारण ये कृत्रिम रेशे और नायलॉन जूट का स्थान ले लिए हैं। इसलिए जूट का जो मांग है वो कम हो गया है। भूदान से क्या अभिप्राय है? यह कार्यक्रम किसकी देन है? भूमिहीन गरीब किसानों के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। यह कार्यक्रम विनोबा भावे की देन है। कार्बनिक कृषि क्या है? रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खादों के प्रयोग से की गई कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है, यानी ऑर्गेनिक कृषि। अब इसके बड़े बड़े लोगों में इसका मांग अधिक है कि ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादित फसल, सब्जियों को खाना पसंद करते हैं। भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो वो जूट की फसल को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संस्थागत सुधार लाने के लिए किसे प्राथमिकता प्रदान की गई? भारत में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी
को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। गहन कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। गहन जीविका, कृषि श्रम, गहन खेती, इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन कृषि का मतलब अधिक उत्पादन करना है, क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है और अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक, जैविक आदि उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करना गहन कृषि का मुख्य लक्ष्य है। भारत में कृषि का योगदान एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की जनसंख्या के भोजन का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि से देश में स्थापित विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अनेक कृषि पदार्थों के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। रोपण कृषि की प्रमुख कोई 3 विशेषता बताइए तथा मुख्य रोपण फसलों के नाम बताइए। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अंतर्गत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। यह उद्योगों तथा कृषि के मध्य एक अंतरापृष्ठ होती है। प्रमुख रोपण फसलें चाय, कॉफी, रबड़, केला तथा गन्ना आदि हैं। भारत में रबी की शस्य ऋतु के 2 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। रबी फसल की। भारत में रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों प्रमुख रबी की फसलें हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। भारत में खरीफ की शस्य ऋतु की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। रबी के आपने पढ़ा, अब खरीफ की पढ़ लीजिए, जो कि बरसात में या मानसून के साथ खेती होती है। भारत में खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं तथा सितंबर-अक्टूबर माह में काट ली जाती हैं। खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि सम्मिलित हैं। देश के कुछ भागों में अनाज भी आत्मनिर्वाह कृषि क्यों की जाती है? देश के कुछ भागों में आज भी आत्मनिर्वाह की कृषि क्यों की जाती है? 4 कारण दीजिए। आत्मनिर्वाह कृषि आज भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बनी क्षेत्र व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। आत्मनिर्वाह कृषि किए जाने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न है। इनके औजार व कृषि पद्धति पुरानी है। ये लोग अपने और अपने परिवार के उदर पूर्ति के लिए ही कृषि करते हैं। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, मानसूनी वर्षा तथा अन्य पर्यावरणीय तत्व भी इनके प्रमुख कारण हैं।
कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। नंबर 1, संस्थागत सुधार। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के उपरांत देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोत की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। नंबर 2, सिंचाई के साधन का विस्तार। नदियों पर बांधकर कृत्रिम जलाशय बनाकर नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाकर कृषि का विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की गई। नंबर 3, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कई उर्वरक कारखाने देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। साथ ही उर्वरकों का आयात भी किया जा रहा है। फसलों की बर्बादी को रोकना। कीड़ों और फसल नाशक जीवों, फफूंदी, खरपतवार से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक, फफूंदीनाशक व खरपतवार नाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराकर फसलों को बचाया जाने लगा। नंबर 5, भूमि विकास कार्यक्रम। भारत में 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना शामिल किए गए थे। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवेचन कीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। नंबर 1, विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। नंबर 2, भूमि का निम्नीकरण होना। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग, जल स्रोतों के सूखने तथा जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वर्तमान समय में विकसित और विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। नंबर 3, व्यापारिक कृषि किया जाना। भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान समय में भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नवीन तकनीकी का उपयोग। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाने लगा है। सुधरे बीज का उपयोग। देश में सुधरे बीज के उपयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। विदेशी व्यापार में वृद्धि होना। कृषि में किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू होने के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है।
मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। फसलों के विविधीकरण होने के कारण किसान तरह तरह की फसलें उगाने लगे हैं। आइए अगला प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई? इसके मुख्य घटक बताइए। भारत सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पोषण स्तर का भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो अंग हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक रखना और उसको ज़रूरतमंदों में वितरित करना, ये उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की गई है सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा देश में कृषि निवेशों पर दी जाने वाली रियायत अर्थात सब्सिडी से क्या दुष्परिणाम हुए हैं? भारत में सरकार किसानों को कृषि निवेशों पर दी जाने वाली रियायतें के निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए हैं। नंबर 1, उर्वरकों तथा जल के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से मिट्टी में जलाक्रांतता तथा लवणता बढ़ गई है। नंबर 2, मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने से अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। नंबर 3, कृषि की उत्पादकता में कमी आई है। नंबर 4, ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य निवेशों में सहायकी और FCI द्वारा निश्चित खरीद ने फसलों के प्रारूप बिगाड़ दिए हैं। ज्वार बाजरे के उत्पादन के लिए आवश्यक 3 अनुकूल भौगोलिक दशाओं को बताइए। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां ज्वार बाजरा का उत्पादन बहुतायत से होता है। ज्वार बाजरे के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। नंबर 1, जलवायु और तापमान। कैसी जलवायु और तापमान होना चाहिए? यह गर्म जलवायु की फसल है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है। बोते समय 25 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। पकते समय 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। नंबर 2, वर्षा। सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। नंबर 3, मृदा। ये फसलें कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा दोनों में आसानी से पनपती हैं। ज्वार बाजरा का उत्पादन महाराष्ट्र, राजस्थान में बहुतायत से होता है। भारत में चाय को छोड़कर उगाए जाने वाली 2 रोपण यानी बागवानी फसलों के नाम बताइए या नाम लिखिए। गन्ना विशेषतः उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। 2 कारण दीजिए। चाय के अलावा भारत में उगाई जाने वाली रोपण यानी बागवानी फसल, जो बागवानी फसलें हैं उनमें रबड़, गन्ना, नारियल, कोकोआ, कॉफ़ी, केला, मसाले, पाइनएप्पल आदि हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाए जाने के 2 प्रमुख कारण यहाँ की गर्म व नम जलवायु तथा समुचित मात्रा में वर्षा का होना गन्ने के लिए उत्तम है। यहाँ सिंचाई के विकसित साधन हैं। भारत के गंगा जमुना का दोआब उपजाऊ दोमट मिट्टी से भरपूर है।
यह गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है। किन कारणों से देश के लगभग सभी स्थानों पर चावल उत्पादन के अच्छे परिणामों के साथ सफलता मिली है? 4 कारण बताइए। चावल उत्पादन में सब जगह सफलता के कारण: अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म का विकास किया गया। चावल की रोपाई के लिए तकनीकियों में सुधार किया गया। ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, सिंचाई को सुनिश्चित किया गया। उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया गया, जिससे कम समय में शीत ऋतु से पहले ही फसल तैयार हो जाती है। पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किस प्रकार की कृषि का सुझाव देंगे और क्यों? पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए हम कार्बनिक कृषि का सुझाव देंगे, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख कीजिए। भारत में खरीफ की फसलों के अंतर्गत मक्का की कृषि की जाती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ: मक्का की फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में इसका फसल अच्छी प्रकार से की जा सकती है। उत्पादन: देश में औद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में मक्का उत्पादक राज्य हैं। 1990 के उपरांत वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? 1990 के उपरांत वैश्वीकरण के तहत भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि विकसित देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी अर्थात सब्सिडी दी जाती है। यही कारण है कि विश्व बाजार में ये देश अपने कृषि उत्पादों को कम मूल्य पर बेचते हैं। दूसरे छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति और बिगड़ गई है। भारत में किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या दुष्परिणाम हुए हैं? यानी भारत में किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से क्या दुष्परिणाम हुए हैं? किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए पंजाब और महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल पंपों की सहायता से जल निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भूमिगत जल भंडार में जल का भंडार कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक कुएं और नलकूप सूख गए हैं। भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार: भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकार की कृषि की जाती है। नंबर 1 प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, नंबर 2 गहन जीवन निर्वाह कृषि, नंबर 3 वाणिज्यिक कृषि और नंबर 4 रोपण कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति को आदिम और प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों में लकड़ी का हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी आदि शामिल हैं। इस प्रकार की कृषि परिवार या समुदाय श्रम की सहायता से की जाती है। यह कृषि प्रायः मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत किसान
जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में किसान केवल उतना ही उत्पादन करता है जो कि उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है। तो जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है, इसी के अंतर्गत आपकी स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि आती है। भारत में गहन जीविका कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गहन जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में की जाने वाली गहन जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इनमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किसान के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। अतः कृषि भूमि पर दबाव बहुत अधिक है। वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताएं। भारत में की जाने वाली वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसके लिए अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार के साधनों से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलों का विवेचन कीजिए। भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत में अधिकांश जनसंख्या का खाद्यान्न चावल है। भारत विश्व का दूसरा बृहत्तम चावल उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। भारत में चावल उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल तथा नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी चावल पैदा किया जाता है। नंबर 2, गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। नंबर 3, ज्वार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य है। बाजरा राजस्थान बाजरा उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा अन्य राज्यों में भी बाजरा उत्पादन होता है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में रागी उत्पादन किया जाता है। मक्का, यह खरीफ की फसल है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। अरहर,
उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दालों के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में कृषि का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान बताइए। भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान बताना है। भारत में कृषि के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा उत्पादन में योगदान का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होना। भारत में कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह देश के लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। कृषि का आधुनिकीकरण। भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारत कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान तथा मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को वरीयता प्रदान की गई है। कृषि में घटता रोजगार। विगत वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। देश में 1980 से 91 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 3.6% था, जो कि 2002 से 7 में बढ़कर के 4% हो गया। वर्तमान समय में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तथा देश की सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। रासायनिक खादों पर सब्सिडी कम करके उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा कृषि उत्पाद पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। कृषि पूंजी में किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं। चाय के उपज के लिए अनुकूल तापमान और वर्षा की दशाओं को स्पष्ट कीजिए। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। चाय रोपण कृषि से प्राप्त एक पेय पदार्थ है। भारत का चाय के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। तापमान और वर्षा। चाय की पैदावार के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए आर्द्र और लंबी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु चाहिए। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक है। वर्षा का फुहार के रूप में होना और वर्ष भर होना अधिक लाभदायक होता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रमुख राज्य। असम में भारत में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों, तमिलनाडु, केरल, मेघालय और त्रिपुरा आदि में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु, केरल, मेघालय और त्रिपुरा आदि प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में खाद्यान्नों के अलावा उत्पादित की जाने वाली अन्य खाद्य फसलों की विवेचना कीजिए। भारत में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गन्ना। एक उष्ण
एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी तथा शीरा बनाने के काम में आता है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख राज्य हैं। तिलहन भारत में विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौना, अलसी और सूरजमुखी भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं। कॉफ़ी भारत में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 4% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। यहाँ अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। वर्तमान समय में इसकी कृषि नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। चाय भारत में चाय की कृषि पेय पदार्थों के रूप में की जाती है। वर्तमान समय में अधिकांश चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। भारत में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि चाय उत्पादक राज्य हैं। बागानी फसलें भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। यहाँ उष्ण एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के फल उत्पादित किए जाते हैं। भारतीय फलों में आम, संतरे, केला, चीली, अनानास, अंगूर, सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट प्रमुख हैं। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। यहाँ मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू प्रमुख रूप से उत्पादित किए जाते हैं। भारत में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। भारत में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, समाज के सभी वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए देश के सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक हैं। नंबर 1, बफर स्टॉक। नंबर 2 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। नंबर 2, खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा नीति के तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडार को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली निश्चित करती है। नंबर 3, शस्य प्रारूपों में परिवर्तन होना। देश में सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है। वर्तमान में इसका बोझ उठाना असहनीय हो गया है तथा यह इससे दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। उपभोक्ताओं का वर्ग विभाजन करना। देश में उपभोक्ताओं को 2 वर्गों यथा गरीबी रेखा के नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर में विभाजित किया गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग हैं। तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा।